हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक मॉक टेस्ट जो कि रहने वाला है जनरल पेपर से रिलेटेड ऑफ EMRS। सो जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल पेपर के, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं EMRS के लास्ट वीक, उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चंस बेस्ड मिलेंगे, चाहे वो ICT से हो, चाहे वो इंग्लिश से हो और चाहे वो एजुकेशन करंट अफेयर्स से हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस भी, जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो मेक श्योर कि आप वो भी पढ़कर जाएं। मोस्टली स्पोर्ट्स से, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये जिन अवार्ड से रिलेटेड तो मैंने इस PPT में रखे हैं, इस प्रेजेंटेशन में रखे हैं क्वेश्चंस, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि आप क्या पढ़ के जाइए। अवार्ड्स देख लीजिए, नोबेल प्राइज़ विनर्स देख लीजिए और स्पोर्ट्स का देख लीजिए और मेन में करंट अफेयर्स देख लीजिए। और एजुकेशन करंट अफेयर्स की मैंने पूरी प्लेस लिस्ट बना रखी है, नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। आपका मोर देन सफिशिएंट है इतना फॉर जनरल पेपर GK एंड करंट अफेयर्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच टू विच ग्रेड। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, वो कौन सी ग्रेड से कौन से ग्रेड तक के लिए इम्प्लीमेंटेड है। RTE से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था PGT के, उसमें पूछा था कि ये कौन से ईयर में पास हुआ था। तो अब शायद सेम क्वेश्चन ना पूछे तो घुमा फिरा के पूछ ले, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, दैट इज़ 1st to 8th ग्रेड। जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की हर एक बच्चे को बात की जाती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The government has recently launched a scheme to address the issue of adult illiteracy in the country. The scheme is a significant step towards empowering non-literates and enabling them to become self-sufficient. Name the scheme. So basically इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, अडल्ट इलिटरेसी से। मतलब जो 18 साल या फिर उससे ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर वो अनपढ़ है, सो उन्हें लिटरेट करने के लिए, मतलब उन्हें पढ़ाने के लिए एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सके, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके, कि वो हिसाब किताब रख सके। सो बेसिकली अडल्ट लिटरेसी के लिए हाल ही में एक स्कीम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ने, हमें उसका नाम बताना है। लिटरेसी फॉर ऑल, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, दैट इज़ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा फेमस है NILP, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है NILP की फुल फॉर्म क्या है, सो वो भी आपको पता होनी चाहिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मेन इशू क्या है या फिर ये किस से रिलेटेड है। सो आपको बेसिकली NILP से, इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ इस NILP से रिलेटेड। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन पीस 2023। सो नोबेल प्राइज़ का लास्ट टाइम NVS में क्वेश्चन देखा गया था, सो वो 22 का पूछा था, तो इसलिए 23 का मैंने रखा है। बट आपको 22 की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज 22 में कहीं क्वेश्चन पेपर्स में 21 का भी पूछा गया था। तो अब आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको 2022 और 23 दोनों की नोबेल प्राइज़ की एटलीस्ट नॉलेज हो। सो 4 ऑप्शंस है, नरगिस मोहम्मदी, एलियन एस्पेक्ट, एलिस बियालेत्स्की, या फिर ड्रू विजमन। सो जो इस
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ नरगिस मोहम्मदी। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है, आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिए हैं, श्री दीपक धर, श्री श्रीनिवास वर्धन, मिस वानी जयराम या फिर श्री बालकृष्ण दोषी। तो जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ करिए। एंड वन मोर थिंग, आप अपना स्कोर ज़रूर मेंटेन करिएगा, एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर क्या रहा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ श्री दीपक धर। सो श्री दीपक धर जी को पद्म भूषण 2023 में पद्म भूषण दिया गया साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने DSSB में जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बद्री नारायण वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बद्री नारायण ने निम्नलिखित में से किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता? सो बेसिकली एक ऑथर थे, हमें इनका वर्क बताना है, ठीक है, कि उनको किस वर्क के लिए मिला। पोएट्री के लिए मिला, शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला, उनको किसी प्ले के लिए मिला या फिर उनको किसी नॉवल के लिए मिला। सो बद्री नारायण जी को ये अवार्ड साहित्य अकादमी 2022 का उनकी कविता पोएट्री के लिए मिला। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन विच वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त टू सितंबर 2023। नेम इट। हमें बताना है जो इंडिया का पहला सूरज को, सन को स्टडी करने का मिशन है, उसका क्या नाम है। सो आई होप ये तो सबको पता ही होगा। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से अपना आंसर आप सिलेक्ट करिए, हम सीधा आंसर की ओर बढ़ेंगे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ आदित्य L1। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने एनालिसिस देखा है, सिर्फ एडुकेशन करंट अफेयर्स नहीं आए हैं, नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनमें से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट की फील्ड से या फिर साइंस। सो बेसिकली आप देख लीजिए, अवार्ड से भी पूछे गए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड से ही पूछा गया था क्वेश्चन कि भाषा सम्मान साहित्य अकादमी में किसे दिया गया था। सो देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान SSA फोकसेस ऑन। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किस पे फोकस करता है? सेकेंडरी एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। सो SSA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। और ये किस पे फोकस करता है, एम्फोसाइज किस पे करता है? आंसर चुनिए अपना। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए RSA, SSA इनका क्या काम है और बेसिकली कौन सी एजुकेशन पे ये फोकस करता है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज़ RMSA, फोकसेस ऑन। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा SSA के बारे में, ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है जो RMSA है, फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये किस पे जोर डालता है, मतलब फोकस करता है कौन सी एजुकेशन पे? सेकेंडरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री या फिर नन। जल्दी से आप अपना यहाँ पे आंसर चुनिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। सो इन क्वेश्चंस में आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वॉज डेवलप्ड बाय। सो NCF
के बारे में आपने सुना होगा, बट इसके अंदर आप सबने ज़्यादातर सुना होगा NCF 2005, बट इसके अंदर जो बात कर रहे हैं NCF 2009 की बात कर रहे हैं, जो कि टीचर एडुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, साफ साफ लिखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन 2009 में जो लॉन्च हुआ था, डेवलप किया गया था, ये किसके द्वारा किया था? सो जो NCF 2005 की हम बात करते हैं ना, वो NCERT ने डेवलप किया है। और ये वाला जो टीचर एडुकेशन का है, ये किसने किया है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। NCERT, NAAC, NCTE या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है NCTE। सो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था NCTE के बारे में। NCTE है क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन। तो ये जो NCF है ये टीचर एडुकेशन से ही रिलेटेड है। सो ये NCTE द्वारा लागू मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो अभी तो हमने आर्टिकल की बात करी, अब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि बात करता है कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी ही जाएगी। ठीक है, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में। तो ये ऑल ओवर इंडिया है कि स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ओल्ड, 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट बात करता है? सो 84th, 85th, 86th या फिर 87th अमेंडमेंट। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज 86th अमेंडमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल वाला भी, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। सो बेसिकली एजुकेशनल जीके में आपको ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी? एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब को इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है, कौन सी सिटी में किया है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, अहमदाबाद। जल्दी से अपना आप आंसर चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद, दैट इज द D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस which cover the secondary according to NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? हमें बताना है NEP 2020 का जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी स्टेज है वो कौन सी क्लासेस तक है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 9 to 12, देन सेकेंड ऑप्शन क्लासेस 10 to 12, देन क्लासेस 8 to 12 या फिर क्लास 6 to 12। द करेक्ट आंसर इज द A पार्ट, दैट इज क्लास 9 to 12। जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में जो क्लासेस है वो है 9 to 12, 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस सेकेंडरी स्टेज में आती हैं। एंड ये क्वेश्चन जो भी हाल ही में PGT का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है NEP के अंडर। सो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जैसे सेकेंडरी ही पूछा था तो आपको सभी का पता होना चाहिए फाउंडेशनल कौन सी, जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें कौन सी क्लासेस आती हैं, ग्रेड्स आते हैं, लाइक बाल वाटिका से लेके सेकेंड ग्रेड तक। ठीक है, फिर जितनी भी स्टेजेस हैं आपको सभी की क्लासेस और ग्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2023? सो हाल ही में अभी हमने योगा डे भी सेलिब्रेट किया है, हमें पता होना चाहिए योगा डे किस दिन होता है। सो योगा डे का थीम क्या था वो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस है, योगा फॉर ऑल, एवरी डे योगा, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम या फिर योगा फॉर वेल बीइंग। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन C, दैट इज योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। अब
ये नाम आपने कहीं सुना होगा, वासुदेवा कुटुंबकम। आपको ये जगह जगह देखने को मिल रहा होगा ये आजकल नाम, मेट्रो में भी और भी दीवारों पे भी। सो ये क्या है? बेसिकली ये G20 के जो थीम है उसी से ये वासुदेवा कुटुंबकम लिया गया है। सो योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम थीम था इस साल के योगा डे का। Next question. According to the NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है? सो NEP 2020 के हिसाब से 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कब तक हो जाएगा? मतलब जो अपने हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 50%, अभी बहुत कम परसेंटेज तक बच्चे भी हायर एजुकेशन में है, तो 50% बच्चे कब तक पहुंच जाएंगे? 4 ऑप्शंस है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। सो बताइए। सो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 2035। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और आपको अभी का भी पता होना चाहिए क्या है परसेंटेज। अभी जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं वो है 26.3%, तो आप देख लो हाफ ऑफ 50, ठीक है। सो 2035 तक ये सोच रहे हैं NEP 2020 के अंदर कि हायर एजुकेशन में भारत के 50% बच्चे पढ़ रहे होंगे। Next question. What is the age group covered in school education according to NEP 2020 new curricular structure? ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल रहा होगा, बट अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है NEP 2020 के नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है, ठीक है। सो जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है? 16 to 18, 3 to 18, सी ऑप्शन 6 to 18 या फिर डी ऑप्शन 5 to 18। हमने इसे डिस्कस इसी क्वेश्चन के तौर पे नहीं किया, बट जब हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे हमने एज ग्रुप डिस्कस किया था, आई रिमेंबर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ 3 to 18, ठीक है। जब बच्चा अपनी स्कूल स्टार्ट करेगा तो वो 3 साल का होगा और 18 वर्ष तक उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो NEP जो 2020 न्यू स्ट्रक्चर है वो जो फोकस करता है बच्चे की पढ़ाई पे, वो 3 से 18 वर्ष तक की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे फोकस करता है NEP 2020। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच अंडर NEP 2020? FLN जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है? हमने डिस्कस किया था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये अप्रोच क्या है। ए ऑप्शन लैंग्वेज, बी ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी, सी ऑप्शन मल्टी लिंग्विस्टिक या फिर डी ऑप्शन ELPS। आई होप आपने अपना आंसर अब तक सोच लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ELPS अप्रोच। जो FLN है वो ELPS अप्रोच पे बेस्ड है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या है ये, इसके पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नहीं देखी वीडियो पहले की तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पहले की वीडियोस देखना, बहुत काम आएगी, क्योंकि आपका अलग से टॉपिक है EMRS में, और NEP 2020 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला। NEP proposed that universal provisioning of quality early childhood development care and education must be achieved. What is the timeline for this? मतलब NEP ने बोला है कि यूनिवर्सल प्रोविजनिंग, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी वो कौन से ईयर तक दी जाएगी, ठीक है। क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, तो छोटे बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है।
सो कौन से ईयर तक ये अचीव करी जाएगी वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2030। NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of the ECCE pedagogical framework? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था ECCE क्या होता है, और ECE ECCE एग्ज़ाम में NVS के टाइम पूछा भी गया था, और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है, बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है? जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी, और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। सो वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि 3 से 8 साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है। ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन ए NCFECED, बी ऑप्शन NCPFECCE, सी ऑप्शन NCPFECDE, या फिर डी ऑप्शन NCPOECCE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज NCPFECCE। सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को, क्या है? NCPFECCE। Next question. NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका आंसर आई होप सबको पता होना चाहिए, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए है? अभी डिस्कस किया है बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, अप टू द एज ऑफ 4 मतलब 4 साल के बच्चे तक के लिए, या फिर अप टू द एज ऑफ 6 मतलब 6 साल के बच्चे तक के लिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का TGT का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो FLN है, ECCE के नाम से ही था, ये किस एज ग्रुप पे फोकस करता है। सो ऑप्शन थे 3 to 8, 3 to 9। सबको लगता है 3 to 9 बट वो गलत है, 3 to 8। सो अप टू द एज भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, अप टू द एज ऑफ 8। Next question. NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resource on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? So ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि NEP 2020 के अंडर, ठीक है, उसी के बाद एक गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली NEP 2020 को बढ़ावा देता है या उसके अनुसार चलता है। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है ये हमें बताना है। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निष्ठा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। NEP के तहत ये एक गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा नाम का इंट्रोड्यूस किया था जो कि FLN को बढ़ावा दे। सो इस प्लेटफॉर्म में आप मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए सारे ही रिसोर्सेज है पढ़ाई के,
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप ये सभी को आना चाहिए, जिसको एनईपी की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 इन जून 2017. सिंपल सा क्वेश्चन है. एनईपी 2020 जब ड्राफ्ट हुआ था उसका चेयरमैन कौन था? 4 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से अपना आंसर चुन लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. बहुत बार डिस्कस किया है. इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर जो एनईपी 2020 जो काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है पढ़ाई में, इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर वो ड्राफ्ट किया गया था. ड्राफ्ट मतलब बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी एज पर द एनईपी 2020? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनवीएस में पूछा गया है क्वेश्चन. सो एबीसी की फुल फॉर्म बतानी है एनईपी 2020 के अंडर. ठीक है, इसके तहत इन्होंने एबीसी की बात करी है. एबीसी है क्या, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि एबीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी, इसका क्या फंक्शन है, सब. बट अभी हमें सिर्फ फुल फॉर्म बतानी है. अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, अकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर अकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट. सो जो सही उत्तर है, जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, दैट इज अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि ये है क्या, दोबारा नहीं समझेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? Important question है ये. कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एनईपी 2020 लागू किया है अपने प्री प्राइमरी लेवल पे? हिंदी में भी पढ़ देती हूँ. कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, सिर्फ उसी को लागू किया है. पूरा हायर एजुकेशन नहीं, 12th तक नहीं, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन. सबसे पहले कौन से स्टेट या राज्य में एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 लॉन्च हुआ था? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. आंसर सबको आना चाहिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज उत्तराखंड. उत्तराखंड में बाल वाटिकास खोले गए हैं. ठीक है, और बाल वाटिकास हम डिस्कस कर चुके हैं, एनईपी 2020 के अंडर ही आया है. व्हेन वॉज एनईपी फॉर्म्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनईपी जो है ये कब बना था, कब फॉर्म हुआ था? एनईपी का गठन कब हुआ था हिंदी में? सो 1980, 1986, 1988 या फिर 1985. सबको आना चाहिए ये आंसर. सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1986. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा. जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे, ज़रा सा 5 सेकंड निकाल लेना सिर्फ कमेंट करने के लिए, आपका ये स्कोर रहा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? पहले डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NEP 2020 के अंडर एक फ़ंड खोला गया है. ठीक है, उस फंड का हमें नाम बताना है. और मैं ये भी बता देती हूँ कि वो फंड किस लिए है. एक तो वो गर्ल चिल्ड्रन के लिए है और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये फंड खोला गया है. सो इस फंड का क्या नाम है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020? तो कौन सा पहला ऐसा राज्य है या कौन सी ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है? हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर हैदराबाद? सो आई होप आपने अपना आंसर अब तक चूज कर लिया होगा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका. Next question. How much percentage of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की संची मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? हमें बताना है अकॉर्डिंग टू NEP 2020. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FLN का हमने डिस्कस किया है. 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग है वो कितने परसेंट तक ग्रो बढ़ जाता है? 100 में से कितने परसेंट उसका दिमाग ग्रो हो जाता है 6 साल तक के बच्चे का? ओवर 80%, बी ऑप्शन ओवर 75, सी ऑप्शन ओवर 60 या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 85%. ठीक है, सो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आता होगा आई गेस और इम्पॉर्टेंट है. एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन. हमें बताना है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, इसका हिंदी नहीं लिखा, आई एम सॉरी. NEP 2020 के तहत जो बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी वो कौन सी भाषा में दी जाएगी? सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मदर टंग. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज मदर टंग. ठीक है, हिंदी में नहीं दी जाएगी बट जो बच्चे की मदर टंग है प्राइमरी तक उसको उसी भाषा में एजुकेशन दी जाएगी. सो डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAAC? चारों ऑप्शन दिए हैं, NAAC की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आप चारों ऑप्शन एक बारी जल्दी से रीड कर लीजिए एंड देन अपना आंसर आप चूज करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी इस क्वेश्चन का. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल. ठीक है, NAAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल. नेक्स्ट, recently which mobile app has recently been launched by the Prime Minister of India by promoting functional literacy, vocational skills, financial literacy, legal literacy and digital literacy. So हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है हमारे PM द्वारा. किस लिए? काफ़ी चीज़ों को वो प्रमोट करती है, काफ़ी तरीक़ों की पढ़ाई को, लिटरेसी को, लाइक वोकेशनल स्किल्स हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल क्या होता है? मतलब मनी रिलेटेड ज्ञान दिया जाए उस ऐप में. लीगल लिटरेसी, लॉ से रिलेटेड ज्ञान दिया जाए, और डिजिटल लिटरेसी. ठीक है, सो कौन सी ऐसी ऐप लॉन्च हुई है? 4 ऑप्शंस है, समग्र ऐप, उल्लास ऐप, संपूर्ण ऐप या फिर नन ऑफ दी अबव. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज उल्लास ऐप. सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अब आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल इंग्लिश के सेक्शन से. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वो कैब से ही है. विच ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो. तो हमें 4 फ्रेजेस दे रखे हैं. ठीक है, हमें बताना है जो ये फिल अप है, जो डैश है, इसके अंदर कौन सा फ्रेज ठीक बैठेगा. वी डैश एट 7 टू बी एबल टू कैच द 7:30 ट्रेन. वी सेट इन एट 7. वी सेट आउट एट 7.
वी सेट अबाउट एट 7 या फिर वी सेट ऑन एट 7। देखो इसमें इन, अबाउट और ऑन तो क्यों ही लगेगा, एक प्रेपोजिशन तो ऑलरेडी सेंटेंस में लगी हुई है। आप ऐसे भी सोचकर आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एट तो प्रेपोजिशन ऑलरेडी लगी है, तो दो प्रेपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं लगेंगी। ठीक है, सेट इन एट बिल्कुल गलत है ना। सेट आउट एट, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ही है। क्यों? अगर आपको मतलब पता है तो वेल एंड गुड। सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, जब हम किसी जर्नी को शुरुआत करने को रेडी रहते हैं। ठीक है, प्लान करते हैं कि हम अपनी जर्नी इस टाइम पे शुरू करेंगे। तो इस सेंटेंस के हिसाब से भी जर्नी की बात हो रही है कि हम 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि हम 7:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाएं। मतलब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि दो प्रेपोजिशन कभी यूज ही नहीं होंगे। इन लग गया तो इन एट एक साथ नहीं आएगा। आउट, सेट आउट एट, आउट प्रेपोजिशन नहीं है तो ये लग सकता है। सेट अबाउट, अबाउट भी प्रेपोजिशन है, अबाउट एट नो। देन सेट ऑन एट, ऑन भी एक प्रेपोजिशन है, उसको आप एट के साथ नहीं यूज करोगे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सेट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। हमें गलती ढूंढनी है इस सेंटेंस में। द टीचर वेरी प्रिसाइसली एक्सप्लेन्ड अबाउट द चैप्टर इन द क्लास, नो एरर। सो 4 ऑप्शंस है, किसी एक ऑप्शन में एरर है मतलब गलती है, वो हमें पहचाननी है। सो जो गलती है वो है ऑप्शन सी में। अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रेपोजिशन वाली मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा एक्सप्लेन के साथ अबाउट या कुछ और प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। एक्सप्लेन, डिस्कस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज होता, तो सिर्फ होना था द टीचर वेरी प्रिसाइसली एक्सप्लेन्ड द चैप्टर इन द क्लास। सो सी ऑप्शन में मिस्टेक है, अबाउट एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रेपोजिशन पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियोस है। जनरल इंग्लिश में मोस्टली फाइंड द एरर टाइप में प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार बोलती हूँ मैं, ज़रूर देखिएगा वो वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइटर एंड सिंगर हैव साइंड अ लॉन्ग टूर फॉर द कॉन्सर्ट, या फिर नो एरर। अगेन 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन में है गलती, अब हमें बताना है किस में। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो पता है ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है ना, जस्ट इससे पहले 4th पार्ट, उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन, बट मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, हमने ये रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे ऊपर। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जो ऊपर वाला रूल है जो अभी हमने किया, और इस रूल में गलती बहुत 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 ज़्यादा होती है। सो हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो यहाँ पे अ राइटर और सिंगर दोनों एक ही लोग हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आना था। तो हमारा ऊपर रूल क्या कहता था इससे पहले वाला, अ राइटर, ठीक है, अगर एंड के बाद फिर से कोई आर्टिकल या फिर पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए तो 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात होती है। बट अगर सिर्फ पहले वाले के साथ ही लगा है और दूसरे के साथ कोई भी आर्टिकल ए एंड द या फिर पोजेसिव प्रोनाउन माय, हिज, आर नहीं लगा, तो मतलब ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज होएगा। तो आप देखिए, अ राइटर एंड सिंगर, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो राइटर है वो सिंगर भी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अ राइटर एंड सिंगर हैज़ साइंड अ टूर होना चाहिए था, ना कि हैव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये दोनों रूल्स में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में जिस भी तरीके से, हिंदी, इंग्लिश, ईजी लैंग्वेज में जैसे भी रूल लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ यूज़ होगा और किसके साथ यूज़ नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इन द क्लास, नो एरर. सो हमने ईच के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो. ठीक है, ईच मतलब हर एक. सो क्या था जो हमारा रूल था, वो यही था कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है वर्ब. सो ईच स्टूडेंट हैज़ तो सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है, तो ये मतलब करेक्ट है. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो एरर. नो एरर मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है. अगर यहाँ पे होता ईच स्टूडेंट हैव, स्टूडेंट्स भी हो जाता ना, ईच स्टूडेंट्स हैव, तब भी वो हैव नहीं होता, हैज़ ही आना था. ईच के साथ रूल है कि इज ही आएगा. ठीक है, एवरी, ईच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ सिंगुलर आता है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एरर है. मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक द चाइनीज फूड, नो एरर. सो देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ये सेंटेंस, आई नो, बट है एरर. किस में है, जल्दी से सोच लीजिए. सिंटैक्स से क्वेश्चन लिया गया है. सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सो ऑप्शन सी में गलती है. लाइक द चाइनीज़ फूड नहीं होना था, लाइक्स आना था. सो मैंने आपको बता रखे हैं रूल्स पहले की वीडियोस में. अगर एज वेल एज के साथ कोई सेंटेंस जुड़ रहा है तो सिंगुलर नाउन यूज़ होगा. यहाँ पे लाइक प्लूरल है. सो होना चाहिए था मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ likes the Chinese food. Next, sixth question. If I hadn't overslept, I dash on time. So हमें यहाँ पे फिलअप भरना है. 4 ऑप्शंस दिए हैं. पहले देखो कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है. ये कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ लग गया तो शर्त हो गई, कंडीशन हो गई. अगर आ गया है ना, अगर मैं ज़्यादा ना नहीं सोता या सोती तो मैं टाइम पे होता या होती. अब यहाँ पे मैंने आपको रूल्स कराए थे, रूल के हिसाब से आप अपना आंसर चूज़ करिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ वुड हैव बीन. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं. अब वुड हैव बीन क्यों आएगा, मैंने आपको कल ही एक रूल समझाया था कंडीशन वाले सेंटेंस में. अगर हैड प्लस V3 लग गया तो उसके साथ जो नेक्स्ट वर्ब होगा उसमें वुड प्लस हैव बीन लगेगा. नेक्स्ट एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है. चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस. पैसिव में हमें चेंज करना है. सो सेंटेंस पढ़ते हैं हम. बिदान हैड एड्रेस द क्वेश्चन वेल. 4 ऑप्शंस है. चारों ऑप्शंस आप पढ़िए एंड देन चूज योर आंसर. फिर हम सीधा सही आंसर को डिस्कस करेंगे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज द क्वेश्चन हैड बीन एड्रेस्ड वेल बाय बिधान. मैंने एक्टिव पैसिव के आपको रूल सारे करा रखे हैं. सो आई होप आपको आते होंगे अब तक, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम ही है. सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. सो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा द क्वेश्चन. अब हैड है या फिर हैज़ है या हैव है, मैंने आपको क्या बता रखा है कि हमेशा बीन लगेगा ही लगेगा. सो हैड है तो हैड में तो आपको सोचना ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल, बस हैड के साथ बीन लगा देना है. द क्वेश्चन हैड बीन एड्रेस्ड वेल बाय बिधान. सो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी एक्टिव पैसिव से है. सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दी एक्सरसाइज. इसको अब आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है, पैसिव वॉइस में. सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन,
दैट इज द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे हैज़ बीन क्यों आया, ऊपर तो हैव बीन लिखा है। तो मैंने आपको बता रखा है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज़ और हैव लगाते हैं। एक्सरसाइज है तो ये सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, ठीक है, प्लूरल ये बहुवचन नहीं फॉलो करेगा। द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, सो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योर ड्रेस इज सिमिलर डैश माइन। जो तुम्हारी ड्रेस है वो सिमिलर है मेरी ड्रेस से। सो सिमिलर का मतलब होता है काफ़ी मिलती जुलती। अब सिमिलर के साथ हमें लगता है कि विद आएगा, सिमिलर विद मी, बिल्कुल गलत है, विद नहीं होगा। सो कौन सा प्रेपोजिशन होगा, 4 ऑप्शंस है, विद, टू, ऑफ, एट। विद मैंने बता दिया नहीं होगा, तो क्या होगा, सिमिलर टू माइन, सिमिलर ऑफ माइन, सिमिलर एट माइन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज टू, सिमिलर टू माइन। सो सिमिलर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो है टू। इसको ज़रूर याद रखिएगा, सिमिलर के साथ ज़्यादातर लोग बोलते भी विद है, मार्क भी विद ही कर कर आते हैं, बट नहीं, वो गलत है, टू होगा यहाँ पे आंसर। ओके, अभी हमने डिस्कस करे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फाइंड द एरर फॉर्म में भी आते हैं और नहीं पता चलता कि कौन सा एरर है। बट अगर आपको रूल्स पता है ना सिंटैक्स के या फिर मैंने बताया प्रेपोजिशन के, इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में। और तो तीसरा टॉपिक बहुत कम वो लेते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमें एरर गलती फाइंड करनी है। एमिलिया स्पेंट ऑल द डे इनटू हर रूम टुडे, नो एरर। अब किस पार्ट में एरर है हमें फाइंड करना है। ए पार्ट है अमीलिया स्पेंट, सही है ये। ऑल द डे इनटू, यहाँ पे शायद कुछ गलती हो सकती है। हर बेडरूम टुडे, ये भी सही है, या फिर नो एरर। सो जो गलती है वो है बी ऑप्शन में। ऑल द डे इनटू नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑल द डे इन हर बेडरूम। अब देखिए जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उन्हें पता होगा इन और इनटू में क्या फ़र्क है, बट जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं ना, उन्हें शायद कन्फ्यूजन रह सकती है कि इन हर बेडरूम और इनटू हर बेडरूम में क्या फ़र्क है। सो बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ इन और इनटू में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर कोई चीज़ पहले से ही बेडरूम के, ये ज़रूरी नहीं है बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर किसी भी रूम के अंदर कोई चीज़ पहले से है, सिर्फ चीज़ ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति पहले से है तो हम लिखते हैं इन। और इनटू क्या दर्शाता है, इनटू दर्शाता है अगर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अमीलिया का एग्जाम्पल लेती हूँ। अमीलिया इज इन द रूम, अमीलिया पहले से ही कमरे के अंदर है, सो वो पहले से ही है तो इसलिए आएगा इन। बट अगर वो कमरे के अंदर जा रही है, अगर गोइंग आ जाए कि अमीलिया इज गोइंग इन द रूम, नहीं होगा, फिर होगा गोइंग इन टू द रूम, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पहले से ही किसी रूम में है, किसी ऑडिटोरियम में पहले से ही बैठे हैं, सो कोई चीज़ अगर पहले से है, कोई व्यक्ति पहले से है तो आएगा इन। बट अगर हम मूवमेंट दिखाते हैं ना बाहर से अंदर जाने की, तब हम लिखते हैं इनटू, गोइंग इनटू द ऑडिटोरियम, गोइंग इनटू द रूम। आई होप आपको इन और इनटू में फ़र्क पता चल गया होगा अब। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे है बी ऑप्शन, इनटू की जगह इन होना चाहिए था, कि वो उसने सारा दिन अपने कमरे के अंदर बिताया, ना कि कमरे के अंदर वो जा रही है। जा रही होती तो इनटू ठीक था, बट वो पहले से ही है कमरे में तो इसलिए इन होना था। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आईसीटी से देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एकदम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम या फिर सफारी।
सो आई होप आपको वेब ब्राउज़र पता होगा कि ये वेब ब्राउज़र होता क्या है। सो जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं भी पता तो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस एकदम सिमिलर काइंड के हैं, एक ही आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा दिख रहा होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया अकाउंट है, मतलब एक ऐसी सोशल मीडिया पे हमें प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट बना के औरों से कनेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज वेब ब्राउज़र क्या है, जिसमें हम सर्च इंजन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हम कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया सॉरी, ये सब क्या है, ये वेब ब्राउज़र्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अच्छा एग्जाम्पल है वेब ब्राउज़र का। सो लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, आपको बताना है जिसमें कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। सो जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं एक बार ये आप सारे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है CRT की फुल फॉर्म क्या है। सो ICT का ही पार्ट है CRT। 4 ऑप्शंस है, क्रिस्टल रे ट्यूब, B कैथोड रे ट्यूब, C कॉस्मॉस रे ट्यूब या फिर D नन ऑफ दीज। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। अब देखो इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे कि एग्जाम में CRT वगैरह होता क्या है, बट हाँ आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? BASIC, बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। सारे ही ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग से लग रहे होंगे, सो पहले आप खुद ऑप्शंस एक बारी पढ़िए, हम सीधा इसका आंसर ही डिस्कस करते हैं। सो बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सो ये हमारा D ऑप्शन है, ठीक है। सो D ऑप्शन 22 का एकदम करेक्ट आंसर है। बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? तो अगेन ICT की ये अब्रीविएशन है, अब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ISDN। तो इसकी अब हमें फुल फॉर्म बतानी है। ISDN की क्या है? 4 ऑप्शंस है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, B इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, C इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, D इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। एक जैसे से ही लग रहे हैं सारे ऑप्शंस, आई नो दैट। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है A ऑप्शन, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। सो याद रखिएगा, शायद काफ़ियों के लिए न्यू होगी ये फुल फॉर्म। सो ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? हमें बताना है जो वेब पेज पे एड्रेस होता है उसका क्या नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, URL या फिर डोमेन? सो जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज URL। सो जो वेब पेज पे एड्रेस होता है हम बोलते हैं कि इसका URL क्या है। तो URL का क्या मतलब होता है कि इसका वेब पेज का एड्रेस क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, URL की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
फर्स्ट यूनिक्स, बी MS DOS, सी CP/M या फिर डी पास्कल। सो जो पास्कल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है मैंने सबके नेम्स एक जगह लिख के मैंने फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है, तो आप देख सकते हैं 24 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम। JSA में ऐसा क्वेश्चन आया है एक, और PGT में भी एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम पता होने चाहिए। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ जिन पे आपको पिंक कलर के स्केच पेन से मार्क दिख रहा है वो सारे विंडोज़ के हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। तो आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है लिनक्स, तीसरा है मैक ओएस, फोर्थ है एंड्रॉयड, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। देन विंडोज़ 10, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे iOS बोलते हैं। देन 7 है यूनिक्स, 8th है विंडोज़ 7, 9th है MS DOS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। ये ना एग्ज़ाम में मतलब ऑप्शंस में बहुत देखने को मिलता है कि MS DOS है क्या, तो सबको लगता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि MS ऑफिस का शायद पार्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे MS वर्ड होता है, तो सबको लगता है शायद से MS DOS भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बट ऐसा नहीं है। याद रखना ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। स्टार लगा लेना इस पे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। नेक्स्ट 10th है क्रोम OS, 11 है विंडोज़ 8, 12th है विंडोज़ 10। तो आप देखो विंडोज़ वाले पे मैंने पिंक कलर का मार्क लगा रखा है, तो ये याद रखना, ठीक है, कितने विंडोज़ के टाइप्स हैं। 10-11 हैं आई गेस। 13 है उबंटू, उबंटू तो सबको पता हो गई, मोस्टली, सबको तो नहीं बट हाँ मोस्टली सबको पता होगा। 14 है सोलरिस, SOLARIS। देन 15 है विंडोज़ विस्टा, ये भी आपने सुना होगा, विंडोज़ विस्टा बीच में बहुत चला था ऑपरेटिंग सिस्टम। देन 16th है विंडोज़ XP, ये भी पता होगा। देन 17th है OS/2, ठीक है, ये शायद न्यू हो तो याद रखना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देन 18th है विंडोज़ 2000। देन 19th है विंडोज़ NT। 20 है डेबियन, ठीक है, ये न्यू अब थोड़े नाम आ रहे हैं। डेबियन याद रखना क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। देन 21st है फेडोरा, ठीक है, ये भी एक न्यू नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा। देन 22 है विंडोज़ 98, याद रखना विंडोज़ 98। देन 23 विंडोज़ 8.1। देन 24 माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही है ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, I can be a hardware device or a software program or a combination of both, and I am used to filter out data that comes through a network or the internet. Who am I? अब ये भी थोड़ा confusing है, पहले मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये हमें बता रहा है कि मैं एक हार्डवेयर भी हो सकता हूँ या फिर सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर क्या होता है, जिससे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बताता है क्वेश्चन कि मैं एक हार्डवेयर भी हो सकता हूँ, सॉफ्टवेयर भी हो सकता हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम हूँ, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता हूँ। और मेरा काम क्या है, मैं चीज़ों को फिल्टर करता हूँ, उन्हें अलग करता हूँ, जो कि इंटरनेट के साथ आपके कंप्यूटर में आ जाती है। तो ये फिल्टर करता है, प्रिवेंट, बचा नहीं रहा कि जो चीज़ें इंटरनेट या किसी और चीज़ से आ रही है,
प्रिवेंट करेगा तो एंटीवायरस हो जाएगा, बट ये फिल्टर आउट कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस है, मालवेयर, कुकीज़, एंटीवायरस, फायरवॉल। किसका काम है ये? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन, दैट इज़ फायरवॉल। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। और इसका काम क्या है? ये जो इंटरनेट के साथ जो चीज़ें आ जाती है ना, ठीक है, मेल के थ्रू या कुछ भी, सो उन्हें ये फिल्टर करता है, अलग करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के। बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो पे, सो ज़रूर लाइक करिएगा। एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउज़र? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी या फिर यूनिक्स? अगर आपको याद होगा, अभी ऊपर हमने किसी ऑप्शन में यूनिक्स पढ़ा था, राइट? तो किस क्वेश्चन में पढ़ा था अगर याद हो? ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये वेब ब्राउज़र का नहीं है एग्जाम्पल। यूनिक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जैसे कि ये क्रोम हो गया, फ़ोन में सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल या फिर किसी भी चीज़ को, राइट? तो ये वेब ब्राउज़र होते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, ये एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और iOS, एप्पल के फ़ोन का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस का एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कंपाइलर सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का? जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, MS ऑफिस के जितने भी है, पेंट हो गया या फिर पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स। तो जितने भी मुझे मिले गूगल से मैंने लिख लिए। एक जगह आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ गूगल पे अगर आप टाइप करोगे तब आपको सारे नेम्स आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो जल्दी से मैंने नोट डाउन करके मैंने सोचा यहाँ पे मैं रख दूँ आपके सामने स्लाइड पे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। बट बहुत जल्दी जल्दी नोट्स बनाया, प्लीज़ डू नॉट जज माई हैंड राइटिंग, कॉमेंट्स मत करना कि मैम क्या हैंड राइटिंग है वो, बहुत जल्दबाजी में बनाया बिकॉज कल ही आपका एग्जाम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड प्रोसेसर, थर्ड वेब ब्राउजर, फोर्थ स्प्रेडशीट, फिफ्थ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना देखो ये MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब आ जाता है। देन 6th गूगल क्रोम, 7th एक्सेल, 8th स्काइप। तो ये देखो गूगल क्रोम, स्काइप, ये सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। वेब ब्राउज़र तो ये है ही, स्काइप वेब ब्राउज़र नहीं है, जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, बट गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है। तो कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, स्काइप है। VLC मीडिया प्लेयर आपने सुना ही होगा, लैपटॉप में कंप्यूटर में होता है। क्या है VLC मीडिया प्लेयर? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरबॉक्स, ये वैसे तो वेब ब्राउज़र है बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देन 11वां पावर पॉइंट, सबको पता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज़ होता है? प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट लाइबर ऑफिस, इस पे स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। 13th विंडोज़ मीडिया प्लेयर, 14th MS एक्सेस, 15th एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पे भी स्टार लगा लो, न्यू होगा आपके लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। देन
ओके, दिस इज 16th GIMP, देन 17th है ऑडेसिटी, 8th है नोटपैड, 19th है आउटलुक और 20th है MS सोल। तो आई गेस JSA के या किसी एग्ज़ाम में ये MS सोल का ऑप्शन में नाम दिया हुआ था। तो क्या है MS सोल? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये मत सोचना वेब ब्राउज़र है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। माई सोल नाम से तो ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है, SOL है ना, बट ऐसा है नहीं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद अपने अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड्स डैश एग्जाम्पल ऑफ। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इनमें से कौन कौन से हैं। बेसिकली एंटीवायरस बताना है इनमें से कौन कौन से एंटीवायरसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। अच्छा, आई होप कि आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे होंगे, काउंट रख रहे होंगे, एंड में ज़रूर बताना क्या स्कोर रहा आपका। सो ऑप्शंस देखते हैं। A. Solomon Toolkit, B. Norton, C. McAfee, D. both A and B, E. all of these. सो जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। सो ई हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ऊपर ऑप्शंस हैं ये सारे ही कंप्यूटर एंटीवायरस के नेम्स हैं। अब हम जल्दी से सभी एंटीवायरस के नेम्स पढ़ लेते हैं। पीजीटी में क्वेश्चन आया है सेम, और क्या कहते हैं, इसमें JSA का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और मुझे अच्छे से याद है जिस दिन पीजीटी का एग्ज़ाम था, मैंने मॉर्निंग में ही, जिस दिन एग्ज़ाम वाले दिन ही मैंने कुछ घंटे पहले ही ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट डाले थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी आया क्वेश्चन और एंटीवायरस के भी नेम्स में से आया। ठीक है, तो जल्दी से आप सारे नेम्स पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एंटीवायरस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अदरवाइज आपको ऑप्शंस में तो ये नाम काफ़ी देखने को मिलेंगे कि ये क्या है। तो जल्दी से हम एंटीवायरस के नेम्स देख लेते हैं। नॉर्टन, सेकंड नॉर्मन, थर्ड क्विक हील, फोर्थ कैस्पर स्काई, फिफ्थ अवस्था। तो ये सारे 5 जो नाम हैं ये सारे आपने सुने होंगे, इजी है याद रखना ये क्या है, एंटीवायरस के नेम्स है। आगे बढ़ते हैं 6th मैकएफे। सो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो यही था, मैकएफे से 4 ऑप्शंस दिए थे और 3 ऑप्शंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थे और एक मैकएफे डाला था और बताया था कि क्वेश्चन था कि आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा मैकएफे एक एंटीवायरस है। ठीक है, 7th है अवस्थ, 8th है डिफेंडर, 9th है वीरोबोट, 10th है पैंडा। याद रखना पैंडा आपको नाम से ना पता चले अरे कैसा एंटीवायरस का नाम है, बट बिल्कुल याद रखिएगा क्या है ये, एक पैंडा एक एंटीवायरस का नाम है। 11th नेट प्रोटेक्टर, 12th अविरा, 13th AVG और 14th बिट डिफेंडर। सो सारे ही ये क्या हैं, ये सारे ही एंटीवायरस के नेम्स हैं। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे पहले एंटीवायरस का क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट एंटीवायरस का आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा, इन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका स्कोर क्या रहा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड येस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। और कहीं कैंडिडेट्स का परसों भी है, सो उनको भी गुड लक।